Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि अगर कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोई नोटिस, सम्मन या कोई लेटर अगर उसके घर के पते पर या किसी भी एड्रेस पर भेजता है और अगर उस नोटिस, सम्मन या लेटर को ना लिया जाए तो उसका इम्पैक्ट उसके केस पर या उसकी गैर मौजूदगी अगर कोर्ट के अंदर होती है तो उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट के अंदर दो तरह के मैटर्स होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल मैटर्स की। यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी केस फाइल किया है तो उस केस को फाइल करने के बाद जब कोर्ट उस केस को एडमिट कर लेता है तो कोर्ट अपने प्रोसेस सर्वर के थ्रू, यानी कि वो कोर्ट का ही स्टाफ होता है, उनके थ्रू एक नोटिस सर्व करवाते हैं अपोजिट पार्टी के पास, जिसमें ये पूरी डिटेल दी गई होती है कि आपके खिलाफ ये केस दायर किया गया है और इस केस में ये तारीख लगी है, उसका टाइटल ये है, उसकी तारीख अगली तारीख ये है और आपको इस तारीख पर इतने बजे पेश होना है और आपको या तो अपने वकील के साथ या खुद उसके अंदर पेश होना है। और बहुत सारे केसेस में ये भी लिखा होता है कि आपको 30 दिन के अंदर, जैसे कोई सिविल केस है उसमें ये अक्सर मेंशन किया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको अपना जवाब भी इसमें दाखिल करना है। फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट की या कोई सम्मन या नोटिस आता है तो उसको डर की वजह से मना कर देते हैं और उन्हें लगता है कि क्योंकि हमने मना कर दिया है तो अब हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ये ध्यान रखिए, ये डायरेक्टली उसके खिलाफ जाएगी, क्योंकि कोर्ट पर्सनली आपको बुलाने नहीं आएगी। कोर्ट के बुलाने का तरीका सिर्फ पेपर के थ्रू ही होता है और अगर आप नहीं जाते हैं तो ये ध्यान रखिए, सिविल केस के अंदर आपको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपके जाए बिना ही फैसला उस व्यक्ति के हक में दे दिया जाएगा जो व्यक्ति जिसने उसको केस को फाइल किया था। फ्रेंड्स, अगर आप क्रिमिनल केस के अंदर नहीं जाते हैं, क्रिमिनल केस में आमतौर पर किस लिए बुलाया जाता है? गवाहियों के लिए बुलाया जाता है। कोई आपके पास सबूत है, कोई आपकी एविडेंस है, उसके लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट आते हैं, नॉन बेलेबल वारंट आते हैं और आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि POB यानी भगौड़ा भी साबित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चेक बाउंसिंग के केस में अगर किसी केस में आप अपीयर नहीं होते हैं, आपके पास कोई नोटिस आया है जिसमें ये मेंशन्ड है कि आपके खिलाफ इस कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया गया है जिसमें अगली तारीख ये है और आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस केस में भी आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट, बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकते हैं और अगर आप उसके बावजूद भी अवॉइड करते हैं कोर्ट के अंदर जाना तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगौड़ा भी साबित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर दूं कि कोर्ट की तरफ से दो तरह से नोटिस और सम्मन्स भेजे जाते हैं। पहला तरीका है कि कोर्ट का स्टाफ आपके पास लेकर आएगा जिसको प्रोसेस सर्वर कहा जाता है, और दूसरा आपके पास इंडियन पोस्ट के थ्रू या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास कोई भी नोटिस आता है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने डाकिए को मना कर दिया तो हमें कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा और हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जो भी वजह होती है आपके सम्मन्स आपके ऊपर डिलीवर ना होने की, डाकिए को उसी एनवलप के ऊपर वो वजह मेंशन करनी होती है। फ्रेंड्स, मान लो आपने लेने से मना कर दिया एनवलप को, अपने नोटिस या सम्मन को, तो डाकिया उसके पीछे इंग्लिश या हिंदी में लिखता है लेने से मना कर दिया या रिफ्यूज्ड। मान लो आपका एड्रेस गलत है तो उसमें उसे मेंशन करना होता है कि इस व्यक्ति का एड्रेस गलत पाया गया, या आपका एड्रेस ही नहीं मिला है तो भी डाकिया इसको मेंशन करेगा कि इस व्यक्ति के एड्रेस मिल नहीं पाया है। और अक्सर लोग, मैंने देखा है कि लोग अपने घर का ताला लगाकर चले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डाकिया 1 2 3 4 बार आपके घर पर आता है और जितनी बार वो आता है उसको मेंशन करना होता है कि इतनी बार हमने कोशिश की उसके घर पर जाने की और हर बार ताला लगा पाया गया। इन सारे रिमार्क्स का कोर्ट के अलग अलग तरीके से कॉग्निजेंस लेती है। मान लो आपने लेने से मना कर दिया है एनवलप को, तो फिर आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। आपको बिना बुलाए ही कोर्ट ये मानकर चलती है कि क्योंकि आप खुद नहीं आना चाहते हो, आपकी गैर मौजूदगी में आपका पूरा केस चलाया जाएगा और हो सकता है आपके खिलाफ फैसला आ जाए। अगर आपका एड्रेस गलत पाया जाता है तो इस सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उसको दोबारा से एक फ्रेश एड्रेस फाइल करने की
ताकीद की जाती है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग कुछ पैसे देकर गलत एड्रेस लिखवा देते हैं कि ये पता ही नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है कि थ्रू SHO, जो आपके थाने का थाना प्रभारी होता है, उसके ज़रिए फिर आपके ऊपर उस नोटिस को सर्व करवाती है। और आप अगर कोई ऐसी तिकड़म कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उस एड्रेस को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पुलिस आपके घर पर वो नोटिस लेकर आती है। अगर आपका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, फिर ये जिम्मेदारी उस केस करने वाले की होती है कि वो एक ऐसा एड्रेस ला कर दे कोर्ट को जिस पर नोटिस सर्व हो सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम क्रिमिनल मैटर्स की। क्रिमिनल मैटर में अगर हम 138 के केस की बात करें तो उसमें जो भी व्यक्ति जिसको आपने चेक दिया था वो आपके खिलाफ केस फाइल करेगा। कोर्ट उसका केस एडमिट करने के बाद आपको एक नोटिस सर्व करती है। अगर आप उस नोटिस को लेने से मना कर देते हैं तो फिर आपके खिलाफ पहले बेलेबल वारंट आएंगे। बेलेबल वारंट के बाद फिर कोर्ट आपको नोटिस भेजेगी, फिर उसके बाद आपके पास नॉन बेलेबल वारंट आएंगे। और नॉन बेलेबल वारंट के बाद भी अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो फिर आपको भगौड़ा साबित किया जाएगा, जिसको इंग्लिश में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप जहां कहीं भी मिलेंगे, पुलिस आपको पकड़ के कोर्ट के अंदर पेश कर देगी। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है, यानी कि कोई FIR हुई है और आप ऐसे किसी मैटर के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए आपको आपके खिलाफ नॉन बेलेबल या बेलेबल वारंट दोनों तरह से निकाले जाते हैं कोर्ट के, और ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को गवाहियों के लिए भी सम्मन्स कोर्ट की तरफ से आते हैं। अगर आप गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं जाते हैं तो ये ध्यान रखिए आपके खिलाफ भी बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के वारंट इशू किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी चिट्ठी आपके घर पर आती है, आप सबसे पहले उसको समझिए चीज़ क्या है। क्या ये कोर्ट ने भेजी है, क्या ये किसी और मैटर के अंदर आई है। और किसी भी लेटर को रिफ्यूज़ करने से वो आमतौर पर वो आपके खिलाफ ही उसकी प्रोसीडिंग्स होती है। तो आई होप आपको ये मेरा डिटेल्ड लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपके जहन में है तो आप मुझे इनबॉक्स में उसको टाइप करके लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।